नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश का एक और यादव सिंह सामने आया है और ये अब ईडी के शिकंजे में है। डायमंड और गोल्ड में रिश्वत लेने का इस पे आरोप है। छापेमारी में मिले करोड़ों के हीरे और सोना। तो नोएडा अथॉरिटी का चेयरमैन और सीईओ रहते वक्त ये धन कुबेर बन गए। तैनाती के दौरान जमीनों के नाम पे बड़ा खेल कर दिया। अथॉरिटी से निकला एक करप्शन का कुमाऊं पूत, यानी एक और करप्शन का जो कुमाऊं पूत है वो अथॉरिटी से निकला। तो कैसे यूपी का एक और यादव सिंह ईडी के शिकंजे में आया, ये बताएंगे आपको। एक एक चिट्ठा खोलेंगे इसका। छापेमारी में करोड़ों के हीरे मिले, सोना चांदी बरामद हुआ। तो मोहिंदर सिंह ने कार्यकाल के दौरान 10% धनराशि देकर बिल्डरों को जमीन दी। बिल्डरों ने जमीन लेकर उसका नक्शा दिखा के लोगों से एडवांस पैसे जमा कराए और जमा किए गए पैसों को बिल्डर ने दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दिया। और इस तरह से एनसीआर में सैकड़ों करोड़ रुपए की हेराफेरी हो गई। तो जांच में प्राधिकरण पे बिल्डरों का 28,000 करोड़ रुपया बकाया होने की बात भी सामने आई और ईडी ने मोहिंदर सिंह से उनके कार्यकाल में बिल्डरों के नाम मांगे हैं जिन्हें जमीनें दी गई। तो मायावती सरकार के दौरान सत्ता के बेहद करीबी अधिकारी ये रहे। 2011 में काफी विवादों से नाता रहा और दलित प्रेरणा स्थल निर्माण में घोटाले में भी मोहिंदर सिंह का नाम आया। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ और चेयरमैन रहे मोहिंदर सिंह इन दोनों विवादों में हैं। जांच की रडार पे मोहिंदर सिंह के कार्यकाल के 100 अधिकारी हैं। तो पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह और 5 कारोबारियों के घर और ऑफिस सील किए गए हैं। शारदा एक्सपोर्ट और साझेदार हेजरिंगा प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर भी पूछताछ। 426 करोड़ के फर्जीवाड़े मामलों में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और 2 दिन चली छापेमारी में 43 करोड़ के हीरे और जवाहरात बरामद हुए हैं। तो मोहिंदर सिंह के घर से 29 करोड़ के डायमंड बरामद हुए हैं। करोड़ों की बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज की भी जांच ईडी कर रही है। बसपा सरकार में प्रभावशाली आईएएस रहे मोहिंदर सिंह पर ईडी का शिकंजा अब कसता जा रहा है। तो पीड़ितों के हाईकोर्ट में गुहार लगाने के बाद दिल्ली में केस दर्ज कर ईओडब्ल्यू ने शुरू की जांच और ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। तो पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह से ईडी स्मारक घोटाले में भी पूछताछ करेगी। 2 मार्बल कारोबारियों से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। तो मोहिंदर सिंह ने कार्यकाल के दौरान 10% धनराशि देकर बिल्डरों को जमीन आवंटित की। और निशांत शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, कैसे अथॉरिटी का ये अफसर धन कुबेर बन गया, कैसे करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली? अब जांच की जा रही है लेकिन सवाल इसके पीछे कई खड़े हो जाते हैं। देखिए राजेश, जिस तरीके से मोहिंदर सिंह पर जो ईडी का छापा पड़ा, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी पर जो ईडी का छापा पड़ा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि ईडी का छापे के बाद तमाम खुलासे हुए। हालांकि मोहिंदर सिंह के साथ जो एक बड़ा भ्रष्टाचार का बड़ा जो उजागर जो है एक सबूत हमारे साथ मौजूद है, जो लोटस ग्रुप है, लोटस 300 ग्रुप के जो होम बायर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद है कि किस तरीके से मोहिंदर सिंह ने इन बिल्डरों को फायदा पहुंचाया और कहीं ना कहीं जो उनकी जीवन भर की पूंजी, जो बायर्स की पूंजी थी, वो निदेशकों ने किस तरीके से डकारी और किस तरीके से डाइवर्ट की। इनसे हम खुद जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी घटना क्या हुई और किस तरीके से 2010, 2011 से लेकर
जो तमाम कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण के अधिकारी मेहरबान रहे और किस तरीके से अब जो है ये खुद अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि बात करने की कोशिश करते हैं सर, किस तरीके से 2011-2010 में ये प्रोजेक्ट जो यहाँ पर लिया गया था, किस तरीके से नोएडा अथॉरिटी जो बिल्डर के साथ मेहरबान रही और आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, किस तरीके से, क्या कुछ कहेंगे? बेसिकली ये वही थी जो उन दिनों सरकार जो थी जिसने ये 10% लैंड देके पूरे समस्त नोएडा में कई बिल्डरों को लैंड अलॉट किए थे, उनको 10 साल में डेफर्ड पेमेंट में पेमेंट करना था। तो ये प्रोजेक्ट वही 2010 में इनको लैंड इनको दिया गया था। 2011 में इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और इनको 13-14 तक इसका पोजीशन देना था। बट जैसे हर प्रोजेक्ट में होता है, इन लोग ने होम बायर से स्ट्रक्चर खड़ा करके फिर बीच में थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, कानूनी दिक्कतें, वो उसको वजह से थोड़ा रुक गया था। लैंड एक्विजिशन का कुछ मामला हो गया था, बाद में वो होम बायर्स और ने जाके उसको सुप्रीम कोर्ट से भी क्लियर करवा लिया था। खैर उसके बाद ये तब तक प्रॉमिस किया कि हम प्रोजेक्ट बना देंगे, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा बहुत बनाया। फिर आपस में इन तीनों की पार्टनर्स थे, इनके तीनों उनके आपस में लड़ाई हो गई, उसके कारण से प्रोजेक्ट रुक गया। फिर उस समय होम बायर्स जो थे किसी तरीके से मिल के EOW में इन्होंने FIR वगैरह फाइल हुई, तो EOW की वजह से जो प्रेशर इन पे पड़ा तो थोड़ा बहुत पैसा इन्हें कोर्ट में एक MOU साइन किया, उसके माध्यम से कुछ पैसा हमारे पास आया उस समय। तो ये होम बायर्स ने, ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, हमें तो लगता है भारतवर्ष में ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा जहां होम बायर्स का, क्योंकि जब स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तब तक ये 90% पेमेंट होम बायर्स से सभी बिल्डर ले लेते हैं, और जो स्ट्रक्चर खड़ा करने में पैसा आता है वो 30 से 40% पैसा, मतलब समझ लीजिए 100 रुपये में 90% 90 रुपये ले लेते हैं, 30-35 रुपये ही बस लगाते हैं, बाकी इनका पैसा ये डाइवर्ट कर देते हैं और फिर इनका कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता प्रोजेक्ट में। तो ये जब हमारा ऐसा हुआ इसके अंदर, तो होम बायर्स ने मिल के इस प्रोजेक्ट में हम लोग ने बिल्डर के खिलाफ जो लोगों ने EOW वगैरह कंप्लेंट 2018 में फाइल वही करी, उसकी वजह से कुछ पैसा प्रेशर पड़ा, कुछ पैसा आया। फिर कुछ दिन तो उसने उस बात का काम वाम किया, थोड़ा बहुत पैसा दिया MOU को। बाद में जब उसको रेगुलर बेल कोर्ट से मिल गई तो उसने पैसा MOU का जो है पालन नहीं किया, जिसके लिए हमने कभी रिट पिटीशन दाखिल बेल कैंसिलेशन की कर रखी है 2000 तभी से हमने कर दी थी, वो अभी आज पेंडिंग चल रही है। इसी बीच में ये हुआ कि हम लोग ने, होम बायर्स ने आपस में पैसा, क्योंकि हमारा सिर्फ बिल्डिंगें खड़ी थी, ना यहाँ बिजली था, ना पानी था, कुछ भी नहीं था, वो सारी हम लोग ने पैसा आपस में इकट्ठा करके धीरे करके आज हमने ये स्थिति कर दी है कि टावर सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और क्लब हाउस भी हमारा अभी कंप्लीट हो रहा है, बिजली आ चुकी है, फायर वायर का भी है, और उसमें टावर 2019 में हमें टावर 1 और 2 की OC भी मिल गई थी अथॉरिटी द्वारा, और बाकी जो टावर है उनकी OC के लिए हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। तो ये कारण से ये रहा कि इससे जब तक हम लोग ये सब कर रहे थे तो हम लोग की रजिस्ट्री जो नहीं हो रही थी, क्योंकि टावर 1 और 2 की जब OC जारी हो गई थी, बाकी में काम चल रहा था, तो इनको हमें रजिस्ट्री कर देनी चाहिए थी, तो रजिस्ट्री नहीं की थी। उसके लिए हमें रिट पिटीशन 2021 में हम लोग ने एक जो होम बायर्स की एसोसिएशन है हम लोग, उसमें हम लोग ने उसको एक रिट पिटीशन दाखिल करी, जिसका आदेश अभी फरवरी 2024 में आया, जिसमें उन लोगों ने जब ये पूरी रिट पिटीशन में ये चीज़ पाई कि इनका जो है एक तो ED जांच हो और सारा जितने भी अधिकारी हों चाहे बिल्डर हों, उनकी कंपनियां जो भी हैं उनका जांच करके पैसा जो रिकवर हो वो सारे क्रेडिटर्स को दिया जाए, इंक्लूडिंग द होम बायर्स। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि सब रजिस्ट्री जो है 1 महीने में OCCC जारी करते हुए 1 महीने में रजिस्ट्री हो। आज सब ठीक है, निशांत मैं आपके पास आता हूं, निशांत मैं आपके पास आता हूं। इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, और पूर्व IAS मोहिंदर सिंह से फिर पूछताछ की तैयारी में है ED, और ED मोहिंदर सिंह के ठिकानों पे छापेमारी कर सकती है। कई पूर्व अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी, जांच के दायरे में वो हैं। तो निवेशकों से ठगी के मामले में ED की रडार पे अफसर हैं, अथॉरिटी के कई पूर्व अफसर ED की रडार पे हैं। तो अफसर प्रोजेक्ट लोटस 300 के भी दस्तावेज खंगाल रही है ED, और मोहिंदर सिंह ने पूर्व अफसरों पर ठीकरा फोड़ना चाहते थे। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, इसमें संजीव सरन और रमारम जो है उनका नाम जो है वो सामने आ, तो इस प्रोजेक्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मोहिंदर सिंह ने पूर्व अफसरों पर ठीकरा फोड़ना की तैयारी की थी, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। संजीव सरन और रमा रमन ने भी संभाला था CEO का चार्ज। तो मोहिंदर सिंह की विदेशों में कई संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। निशांत, अपडेट कई आ रहे हैं, जानकारियां इस मामले से कई आ रही हैं, लेकिन ये लोग जो आपके साथ मौजूद हैं उनसे और बात कीजिए, किस तरीके से इस जाल में फंसे और कैसे इसका खुलासा हुआ, क्योंकि अब कई तरह के जो दूसरे अफसर हैं वो भी ED के रडार पे हैं। देखिए राजेश, जिस तरीके
तरीके से देखा जाए कि मोहिंदर सिंह की तैनाती के दौरान जो है जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया, लोटस ग्रुप के साथ हो या फिर तमाम अमरपाली के साथ हो या फिर प्रेरणा स्थल के साथ हो या स्मारक के साथ हो, तमाम इन मामलों की जो जांच है वो ईडी कर रही है। ईडी की छापेमारी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि ईडी ने साथ में लोटस ग्रुप के जो निदेशक हैं उनके साथ भी छापेमारी की। किस तरीके से जो बायर्स हैं उनके साथ विश्वासघात करा, किस तरीके से उनके पैसे डकारे, उसी की जानकारी के लिए खुद हम उनके साथ लोगों के साथ मौजूद हैं। किस तरीके से ये पूरी धोखाधड़ी आप लोगों के साथ हुई, अब जो आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अब जो है आप नोएडा अथॉरिटी में जब जिस दौरान ये सारी कहानी चल रही थी उस समय आप मुझे लगता है 2011 में मोहिंदर सिंह थे, उस समय आप मिले भी होंगे, तो किस तरीके से उनका जो कार्य रहता होगा, किस तरीके से वो कार्रवाई का आश्वासन आपको देते होंगे? देखिए, हमने बहुत बारी नोएडा अथॉरिटी को अप्रोच किया 2011 के बाद। 2014 में बिल्कुल काम बंद हो चुका था और बहुत बारी हम लोगों ने मीटिंग करी नोएडा अथॉरिटी में, उनको मिले, उनके सीईओ से, उनके जो सेक्रेटरीज हैं सबसे जाके मिले और सब लोग आश्वासन देते थे, पर काम कुछ नहीं हुआ उनके वहाँ से। और ये होम बायर्स की एक लगन थी जो इतने सालों से हम स्ट्रगल करते रहे और आज हम इस मुकाम पे पहुँच गए कि आज उनकी ईडी जांच कर रही है और उनको उनसे प्रश्न किया जा रहा है कि उन्होंने काम पूरा क्यों नहीं किया। कितने रुपए अभी बकाया है? अथॉरिटी आपकी रजिस्ट्री नहीं कर रही। अथॉरिटी के रिकॉर्ड के हिसाब से करीबन 165 करोड़ रुपया इस बिल्डर पे बकाया है अभी, जिसके लिए अथॉरिटी न तो हमें ओसीसीसी कंप्लीट करके दे रही है, न हमारी रजिस्ट्री कर रही है, इन स्पाइट ऑफ कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है नोएडा अथॉरिटी को कि भी इनका ओसीसीसी करके और इनका रजिस्ट्री किया जाए। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऑर्डर कर दिया, उसके बावजूद भी नोएडा अथॉरिटी सबके इवन सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर के बावजूद अपने आप में कई सवाल उठ रहे हैं कि कैसे इस अधिकारी ने मनमानी की और अब ईडी के शिकंजे में है।